हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपनी झूना दीदी की शादी के बारे में बताऊंगी। झूना दीदी माने मेरे बाबूजी की दूसरी पत्नी की पहली बेटी। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया है, मेरे बाबूजी माने मेरे पिताजी के बड़े भाई, उनकी 3 शादियां हुई थी। तो ये दूसरी पत्नी जो थी उनसे उनकी 3 बेटी थी, उसी में से बड़ी बेटी थी झूना दीदी। झूना दीदी के शादी हुई थी सतघाड़ा गांव, वही जयनगर स्टेशन उतर के। उसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है पहले के किसी एपिसोड में। कमला बलान के किनारे बसा हुआ हमारा सतघाड़ा गांव, मेरे पिताजी का जन्म स्थान। तो झूना दीदी की शादी ठंड में हुई थी, हम लोग सब गए हुए थे। शादी के बारे में क्या बताऊं, झूना दीदी के बारे में पहले मैं बता रही हूँ। झूना दीदी उस समय कुल 8वीं या 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, छोटी थी, क्योंकि उनका पति ही तो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। समझिए बालिका वधू, एकदम एक्चुअल बालिका वधू दिखती थी वो। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, मूर्ति जैसी होती है ना वैसे। होंठ गुलाबी, माने अंग्रेजों जैसा उनके फीचर्स थे। थोड़ी सी आश्चर्यचकित भी था एक साधारण गांव घर में बिहार के, और ऐसी खूबसूरत लड़की का होना थोड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन झूना दीदी गजब की सुंदर थी, और छोटी थी तो एकदम बालिका वधू बहुत सुंदर लगते थे। तो दीदी की शादी उसी गांव में तय हुई थी। हमारे बाबूजी की बहुत लाडली थी ना वो, तो उसको दूर नहीं भेजेंगे। पहले के ज़माने में ना ये सब होता था कि जो लोग अपनी बेटियों को दूर नहीं भेजना चाहते थे, भले ही उसके लिए संबंधों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। कहीं लड़का बहुत अच्छा नहीं तो ज़मीन जथा अच्छा नहीं, या घर में। लेकिन झूना दीदी का शादी अच्छे घर में हुआ था, अच्छे पैसे वाले घर थे। दूरी कितना बताओ, मेरे घर से 5 से 7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस उनका घर। तो जिस साल जब उनकी शादी थी, उस साल जब हम गांव गए, हमारे गांव में ना 2 तालाब है, एक मेरे घर के बाएं तरफ, एक दाएं तरफ। जो दाएं तरफ तालाब था वो थोड़ा दूर में था, लेकिन वो बहुत सुंदर था, चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़। तो मैं ज़्यादा वहीं नहाने जाना प्रेफर करती थी। अब बाएं तरफ जो तालाब था वो पास में ही था, लेकिन थोड़ा छोटा था, सीढ़ी वीढ़ी बने हुए थे ऐसे। तो उस साल ना मेरी झूना दीदी मेरे को बोली, चल इस बार हम लोग ना इस तालाब में चलते। हम सभी बहनें, चचेरी बहनें सब जाते थे नहाने। तो गए तो देखे लड़के लोग जैसे नहीं, थोड़े ऊंचे से कूद कूद के नहाते हैं। तो बगल में एक पेड़ था, हमको याद है बिही का पेड़ था वो। उस पेड़ से कूद के 3-4 लड़के नहा रहे थे, कूद कूद के तालाब में। तो मेरी दीदी मेरे को दिखाई, वो देख, वो जो तालाब से वो जो लड़का कूदा ना अभी, उसी से मेरी शादी है। सोचिए, इतनी छोटी सी थी, उनको इतना समझ था इससे शादी हो रहा। मैं भी छोटी थी, ये बात है 1975 की, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। लेकिन चूँकि मैं बड़े शहर की थी, मेरा दिमाग थोड़ा चंट था, तो मैं उनको अच्छे से देखी। एक लड़का हाफ पैंट पहने, बड़ा सा हाफ पैंट पहने, और कूद कूद के नहा रहा है। अच्छा ही दिखते थे, जैसे होते हैं किशोर बच्चे, थोड़ा बड़े होते हुए बच्चों के मूंछ की थोड़ी थोड़ी रेखा आई हुई है, तो बच्चे कैसे थोड़े अजीब ही दिखते हैं। खैर अच्छे थे वो। चलो, तो उनको मैंने देख लिया। शादी के दिन वो शादी करने आए। हमारे यहाँ ना शादी में पीली धोती पहनी जाती है, और ऊपर जो भी कुर्ता है, सिल्क का है, जो भी है। माथे के ऊपर गुलाबी रंग का टोपी पहना जाता है, जिसको पाग बोलते हैं। और दूल्हे को काजल जरूर लगाया जाता है, काजल। तो काजल लगा के पाग पहने, माथे पे चंदन का टीका। चंदन माने शिव जी के यहाँ जैसे चंदन लगाते हैं ना, त्रिपुन टाइप का, ऐसे चंदन लगा के उसके बीच में एक तो सिंदूर का टीका, फिर काजल लगा हुआ, पाग पहने हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो लड़का कैसा दिखता होगा, किशोर बच्चा।
तो आए थे, थोड़े से नटखट और चंचल थे ही। हम लोगों में ना परीक्षण होता है, परीक्षण करते समय दूल्हे को अंदर लाया जाता है। तो जो बिधकड़ी होती हैं, बिधकड़ी माने जो विधि करवाती हैं लड़की के घर से, एक कोई होती हैं स्पेशल, जो हमेशा लड़की के साथ साथ रहती हैं। 4 दिन जैसे लड़की नियम मानती है ना, नमक नहीं खाते हैं हम लोग के दूल्हा दुल्हन ना। जैसे ही शादी हो गई, शादी के दिन सुबह से खाते पीते हैं, लेकिन जैसे ही शादी हो गई वैसे 4 दिन तक नमक नहीं खाएंगे, बाकी सब खाएंगे। तो बिधकड़ी जो होती हैं, जो विधि करवाती हैं, वो भी नमक नहीं खाती हैं, वो भी नया कपड़ा वपड़ा पहनती हैं, सब कुछ उनका दुल्हन के साथ साथ होता है। तो बिधकड़ी उनको परीक्षण करने के लिए नाक पकड़ के अंदर ले आते हैं। तो नाक पकड़ने के लिए ना लड़की को सिर झुकाना पड़ता है। तो जो बिधकड़ी थी वो थोड़ी नाटी थी, तो इनको सिर नहीं झुकाना चाह रहे थे। वो एकदम बोले मैं नहीं झुकाऊंगा तो नहीं झुकाऊंगा। जैसे अभी पुष्पा फिल्म का नहीं डायलॉग है, झुकेगा नहीं, तो उसी टाइप का उनका था। वो बचपन का उनका नटखटपना, बड़ी मुश्किल से पीछे से कोई उनका सीट धकेला, फिर नाक पकड़ के उनको अंदर लाया गया। फिर कितना विधि, हर विधि में गाना, सब चीज़, जो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। आजकल लोग माइक वाइक बजा के जो सब करते हैं, वह लेडीज़ 10-20 लेडीज़ एकदम हर चीज़ का, हर रीति का गाना है। दूल्हा अंदर आ रहा है, दूल्हा बैठेगा, शादी होगी, सिंदूरदान होगा, सब चीज़ का गाना। और गाना ऐसा मालूम, शादी के 3-4 दिन पहले से शादी के बाद, जब तक दूल्हा रहता है घर में, हम लोग को चतुर्थी 4 दिन तक चलता है ना, तो शादी का जो है नियम 4 दिन तक चलता है। तो तब तक रोज़ गाना होता है। तो गाने के लिए सबको जो बुलाया जाता है ना, तो एक छोटी लड़की को भेज दिया जाता है, जाओ सबके घर में बोल के आओ, आज इतने बजे गाना होगा। मैंने तो उसको बोलते हैं हकार पूर्णा, जाओ हकार पूर के आओ, मैंने सबको बता के इनवाइट करना। हकार पूर्णा एक्चुअली मतलब हुआ इनवाइट करना। वो लोग सब आ जाती थी 4 बजे, आके सब भजन से शुरू होता था, फिर हर तरह का गाना, और सब बहुत सुर लय में गाती थी। अब मालूम ऐसे तो दुल्हन घर से निकलती नहीं है, लेकिन किसी के यहाँ शादी ब्याह, जनेऊ, दुरागमन, इस सब में फिर दुल्हनों को निकलने का वो था, घूंघट निकाल के, खूब अच्छे से गहना वहना पहन के लदी फदी, लेकिन घूंघट इतना निकाल के सब आएंगी। और घूंघट से नीचे से गाना गाएंगी भी हो, तो उसी में किसी का आवाज़ बहुत अच्छा लगा तो थोड़ा सा घूंघट उठा के देखेंगी। अभी ये सब मैं बता रही हूँ, मेरे को सपने जैसा लगता है कि क्या ये सब सही में मैंने देखा है या कोई फिल्म की कहानी है। एकदम ऐसा ही होता था। तो सब हकारपुर में जो लोग आते थे ना, उन लोग का ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चाय समोसा ये वो, चाय का तो उस समय था ही नहीं। चाय तो मैं 1979 के बाद जब गई ना गांव, तब देखी थोड़ा सा चाय का होने लगा था। उस समय चाय नहीं था। जैसे घर में शादी है तो मिठाई मधुर बोलते हैं, तो मधुर तो घर में ही बनेगा ना, खाजा, लड्डू, बालूशाही, ये सब उस समय का जो मिठाइयाँ होती थी सब घर में। वीएन बोलते हैं, वीएन बैठा के वो कारीगर लोग बनाते रहते, खूब सारा बनता है। तो जो लोग आए हैं आके गाना गाएंगे, गाना गाते जाते समय सबके माथे पे ना सुगंधित तेल, सुहागनों को माथे में सुगंधित तेल और सिंदूर सब लगा दिया जाएगा, और पान जरूर सर्व किया जाएगा, पान। और मीठा का जो होता था ना, एक लड्डू एक खाजा, ऐसे लड्डू कोई छोटा हम लोग जो खाते हैं वैसा नहीं, बड़े लड्डू, मैंने क्या बताऊँ, एप्पल जैसा होता है ना, बड़ा एप्पल, ऐसे साइज़ के लड्डू। खाजा मैंने छोटा खाजा नहीं, कितना बड़ा खाजा बताओ, 6 इंच का जो स्केल होता है उससे भी ज़्यादा, 6 इंच 8 इंच ऐसे का खाजा, ऐसे एक खाजा एक लड्डू सबको हाथ में दिया गया। सबको ये अपना इंतज़ाम लेके आते थे, बड़ा रुमाल या कुछ ले जाने का कुछ, कोई कौन खाएगा उतना बड़ा लड्डू, और वो बैठ के सब अपने घर में ले जाते थे। लेकिन सब आते थे गाना गाने, खुशी सब गाना गाते थे। सब गाना हुआ, फिर शादी हुई। शादी के बाद 3 दिन तक तो हम लोग का नियम चलता है। चतुर्थी के दिन ना फिर शादी के 3 दिन तक जो पहने रहते हैं ना कपड़ा, वही कपड़ा पहने रहते, नहाते नहीं है। ये बड़ा अजीब नियम है। अगर गर्मी में हो तो कितना तकलीफ़। फिर चतुर्थी के दिन वो 3 दिन का 3 कलसी पानी, 3 घड़ा पानी रखा हुआ रहता था। चतुर्थी के दिन सुबह 4 बजे नहलाया जाता था।
उसी 4 घड़ा पानी को ऊपर में डाल दिया जाता था। उसमें नहा के फिर नया साज सज्जा सब कुछ। उस दिन हम लोग को लाल सिंदूर से फिर शादी होती है। शादी के दिन मिट्टी कलर के ऑरेंज कलर का एक सिंदूर होता है, उससे शादी होती है। और चतुर्थी के दिन उससे शादी हुआ। ये सब कुछ हो गया। भोज हुआ 3 दिन का। पूरे 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 गांव खाए। 2 गांव, उस समय स्टेटस देखा जाता था कितने गांव को इन्होंने खिलाया, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव। तो हमारे बाबूजी का उस समय स्थिति अच्छा हो गया था। अपना गांव और बगल वाला गांव, 2 गांव का भोज हुआ था। एक दिन वेजिटेरियन भोज और एक दिन नॉन वेज। नॉन वेज में बकरा कटता था, उसका भोज होता था। तो वो हुआ। फिर चतुर्थी शादी हो गई। बीच में एक तो बात होती थी, दूल्हे को ना खाना खिलाया जाता है बहुत बहुत तरह का, 10-12 तरह का चीज़ देखिए, जिसमें घी मलाई ये सब कटोरियों में दिया था। मैंने 1 कटोरी घी, छोटी कटोरी, बहुत बड़ी कटोरी नहीं, मीडियम साइज़ की कटोरी, घी मलाई दही। ये तो मीठा में तरुआ हम लोगों में ज़रूर होता है, तरुआ। फिर दाल सब्ज़ी, 3-4 प्रकार की सब्ज़ी। और फिर नॉन वेज में दामाद को मछली खिलाया जाता है। मछली के साथ भी तरुआ भुजिया ये सब रहता था। लेकिन उनको कितना भी, आज जो दामाद खाने बैठते हैं ना, उनको सब औरतें बैठ के मज़ेदार गाने, वो एक अलग टाइप के गाने होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत गाली भी होता है। गाली माने लड़के को, पिताजी को, लड़के की माँ को, मजाक में सब होता है। उनको मनोरंजन के लिए जो बड़े माने एडल्ट जो लड़के शादी करने आते हैं वो तो एंजॉय करते थे, खाना खाते खाते खाना रोक देते थे। क्योंकि मैंने अपनी मौसी की शादी में देखी थी, मौसा जी बोले गाना गाइए फिर खाना खाएंगे। तो ये तो छोटे थे, ये तो खाना ही नहीं खाते थे। सबको आश्चर्य लगता था, ये खाना ही नहीं खाता, इतना दिया था उसको शायद अच्छा नहीं लग रहा। असल में उनका घर तो पास में था, वो तो दिन एक बार फट से जाके अपना घर में खा पी के माँ के हाथ से आ जाते थे। जो भी हो, ये उनका बचपना था। शादी हो गई उनकी, फिर वो विदा हो गए। हम लोग भी 2-3 दिन में वहाँ से विदा होके आ गए। अगले साल उनका दुरागमन हुआ। दुरागमन वैसे पहले बात था 3 साल में करने का, लेकिन उनके जो ससुर थे झूना दीदी के, तो वो बोले गए कि गांव में तो है, तो क्या दुरागमन के क्या है, 1 ही साल में कर दीजिए। तो झूना दीदी के दुरागमन में हम गए थे। तो झूना हम लोग का ना दुरागमन जो होता है ना, तो उसके विदाई के 2-4 दिन पहले से लड़कियों को रोना पड़ता है। मैंने चिल्ला चिल्ला के रोती हैं, मैंने चिल्ला चिल्ला के, मैंने बोल बोल के, बोली होती है। जैसे पंजाब में गिद्दा नहीं होती है, गिद्दा में बोली हो, जैसे बोली कि माँ हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, पिताजी तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, चाचा जी, सबका नाम ले लेके। चूँकि ये झूना दीदी की तो सौतेली माँ थी और वो उम्र में भी छोटी ही थी, इन लोगों से थोड़ी ही बड़ी थी, झूना दीदी लोगों से 5-6 साल ही बड़ी थी। तो वो लोग क्या करेंगी, तो बाबूजी मेरी माँ को बोले थे आप ना उसको साथ थोड़ा रुलाइए, लोग क्या कहेंगे, लड़की रो रही नहीं है। मेरी माँ झूना दीदी को गला पकड़ के ऐसे गले मिल के जोर जोर से रोती थी, ताकि वो कहाँ रोए, वो तो हाथ छुड़ा के भागे। उसको फिर 2 जन पकड़ के लाते थे। क्या रिवाज और क्या ये, आप लोग को दोस्तों विश्वास नहीं होगा तो मिथिला के किसी के पुराने लोगों से पूछ सकते हैं, ये सब रिवाज था। एक समय जैसे राजस्थान में रुदाली है ना मरने के बाद, और हम लोगों को ये विदाई में रोना है, बड़ा अजीब, हमको तो अच्छा नहीं लगता था। जो भी हो, रोती थी। फिर दूसरों के यहाँ से खाना आता है, जैसे लोग खाने पे बुलाते हैं ना कि शादी हो के जा रही है, तो वहाँ पे खाना आता है ढक के, उसको खैक बोलते हैं, खैक। तो बड़े थाली में बहुत सारा आइटम एकदम ढक के फिर लड़की के लिए आता था। तो इससे हुआ। मज़ेदार बात ये हुई, जब विदाई का क्षण आया, होने लगा, तो तब ना झूना दीदी को लगा कि अब तो ये लोग मुझे भेज रहे हैं, सही में भेज रहे हैं। अब वो रोने लगी थी सही में। उसका काजल वोजल सब बिखर गया था, मांग टीका सामने से पीछे चला गया था, बाल बिखर गए थे उसके। वो सुंदर लड़की मैंने कैसी दिख रही थी, मैं क्या बताऊँ। मेरी माँ भी खूब रो रही थी। हुआ क्या, वो दामाद जो थे वो इतना रोना धोना देख के ना, बच्चे तो थे ही, वो भी मेरी माँ का आंचल पकड़ के रोने लगे। वो एक हास्यास्पद सीन था खैर मेरे लिए। बाकी लोग को तो बड़ा अजीब लग रहा था, क्या दामाद मेरी
माँ का आँचल पकड़ के रोने लगी। फिर मेरी माँ बोली आप तो पास में ही रहते हैं, आपसे तो हमारा फिर मुलाकात होगा। तो जो भी हो, ऐसे मेरी झुना दीदी की विदाई हुई और झुना दीदी अपने ससुराल में चली गई। अभी तो झुना दीदी के पति फिर बड़े हुए, फिर इंजीनियरिंग किए, फिर पतरातू थर्मल पावर शायद रांची में है वो नौकरी किए, अब शायद वो रिटायर हुए हैं। दीदी के हमारे 3 बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी, सब अपने अपने जगह पे सफल हैं। वो लोग भी खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं। तो ये थी मेरे झुना दीदी की कहानी। जीवन की कहानी समझिए। मैंने शादी का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और हमारे मिथिला समाज का शादी का भी इसमें था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।